योगी जी की सरकार पर जो एक बार रडार में फंस गया तो चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो बच नहीं सकता। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार देंगे। मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, जननायक हैं। ठीक है। और निरंतर जो उनके मैनिफेस्टो में थे, जो भी भारतीय जनता पार्टी के 2014 के मैनिफेस्टो में थे, वो सब मोदी जी ने समय के पहले जनता को सौगात देने का काम किया। चाहे धारा 370-35 से हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे मातृ शक्तियों को आरक्षण देने का काम हो, चाहे शिक्षा के गाइडलाइंस बनाने का काम हो, चाहे देश की सीमा, बांग्लादेश की सीमाओं निरंतर जो पूर्व की सरकारें रहती थी विवादित करने का काम करती थी। तो जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था वो सब, क्योंकि जननायक हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। और जो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के चाहे स्टेट के मैनिफेस्टो में हो, जो भी हम लोगों ने वादे किए उस समय के पहले, जो पूर्व की सरकारें रहती जब चुनाव आ जाते थे, आप खुद देखिए अखिलेश जी ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे नौजवानों को, कब दिया? 6 महीने पहले। जानते थे कि लैपटॉप दिया 6 महीने पहले दिया, मगर योगी जी मोदी जी स्टार्टिंग से तुरंत मैनिफेस्टो में वर्क करने का काम करते हैं। A leader is not the one who sits in power. A leader is the one who uses his power to change the life of people around him. इसी चीज को जानने के लिए आज हमने इनवाइट किया है विकास गुप्ता जी, करंट बीजेपी एमएलए अयाज साहब फतेहपुर। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट नहीं है, ये कॉन्वर्जेशन एक लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट है उन युवाओं के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और इस इम्पैक्टफुल कॉन्वर्जेशन को पॉसिबल बनाया है RS एक्सेल इंग्लिश एकेडमी स्कूल ने। एक ऐसा स्कूल जो सिर्फ एजुकेशन नहीं, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और सक्सेस माइंडसेट देता है। और सबसे बड़ी बात, RS एक्सेल इंग्लिश एकेडमी लेकर आ रहा है प्रोत्साहन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें स्टूडेंट जीत सकते हैं 100% स्कॉलरशिप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और एक लाइफ चेंजिंग एयर ट्रिप टू इसरो, बैंगलोर एंड प्रेसिडेंट हाउस जाने का मौका। ये स्कॉलरशिप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, पोटेंशियल, टैलेंटेड और मेहनती बच्चों के लिए है। तो अगर आप भी उन मेहनती बच्चों में से एक हैं तो दिए गए नंबर पे अभी के अभी कॉल करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पॉडकास्ट। नमस्कार विधायक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, नमस्कार। हमारी ऑडियंस को अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कौन है और आप क्या करते हो। मैं विकास गुप्ता, जनता ने 17 और 22 में अयाज साहब की आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विधायक बनाया। तो जनता वो चीज़ तो जानती है कि आज आप विधायक हैं, लेकिन जनता वो नहीं जानती कि इससे पहले आप क्या थे। जब आप छोटे थे तो आपकी कैसी लाइफ थी? लाइफ, क्योंकि हमारी माता जी समाज सेवी थी और जो माता जी के पास हमारे जिसमें एक ही इंटर कॉलेज फतेहपुर जनपद में रहता था, GIC। तो जब हम छोटे थे तो उनके पास अक्सर मोहल्ले की माता, मौसी, चाची लोग आया करती थी, कहते थे कि बाबूजी प्रभावशाली है, सब लोग मानते हैं कि बच्चों को एडमिशन हो जाए। और वहाँ पर जब इंटर कॉलेज में एडमिशन की बड़ी क्राइसिस रहती थी GIC में, गवर्नर मुख्यमंत्री तक सिफारिश होती थी। तो माता जी एक दिन शाम को बैठी थी पिताजी के पास और बोल रही थी कि बच्चियां अपने मोहल्ले की इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो चलती हुई राइस मिल शिक्षा की अलग जगाने के लिए रामा गैलरी बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण हुआ। और उस पर 90% बच्चियां जिनके पास पैसा रहता था तो उनका भी एडमिशन हो जाता था, जिनका नहीं रहता था, क्योंकि 1-2 बार माता जी से मिलती थी, सरल थी, तो एडमिशन उनका शाम को बेटा आएगा बड़ा रमेश, तो मैं उनसे बोल दूंगा तुम्हारा बच्चे पैसे की परेशान न हो, निःशुल्क पढ़ने का काम है। और कोई जैसे मोहल्ले में जिसका तबीयत भी खराब रहती थी उसकी भी चिंता करती थी। बल्कि हम लोग छोटे थे, कक्षा 5 में पढ़ते थे, तो कई बार हम लोग 1-2 बार सुनते थे, उनसे कहते थे हमने कहा उनसे ज़्यादा तो आप चिंता करती हैं। कोई घटना मोहल्ले में हो गई तो 100 बार उसको कहती थी यार उसके
घर में उसका घर गृहस्थी कैसे चलेगी। और कोई भी महिला आ जाती थी तो उनको लगता था कि ये दर्द उनका नहीं, ये हमारा दर्द है। बच्चों की शादी हो, जिसके स्वास्थ्य खराब हो, क्योंकि अमूमन जनरली आने का कार्य करते थे, तो जन मोहल्ले में सब लोग लगाव भी रहता था और सब मानते भी, स्वास्थ्य भी उनका खराब रहता था। मगर जब कोई बीमार हो जाता था तो उस दिन हम लोग कहते थे शाम के, माता जी आप बीमार थी तो उठ नहीं पाई और आप तुरंत तैयार होकर हो आइए, क्योंकि बच्चा हमारा मन नहीं लगा कि चलो उसकी हालचाल देखाए। इस प्रकार से ऐसे विचार थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मन में कैसे आया ये जन सेवा, ये आपके मन में कैसे, बचपन से ही आपको राजनीति में आना था? नहीं, हमने तो कभी सोचा भी था, धीरे धीरे क्रम चलता रहा। फिर आदरणीय पिताजी को भारतीय जनता पार्टी ने 91 में टिकट दे दिया। अच्छा। उनका भी यही था समय है कि वो भी फतेहपुर शहर में ये था कि आम जन जो बाहर से भी आते थे कि आप वहाँ उनसे मिल लीजिए तो कभी निराश नहीं करते बाबू राधेश्याम जी। अच्छा। तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने 6 बार मौका दिया। एक बार लोकसभा का टिकट 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर भी थे और जनता कोई भी आती थी, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो, किसी को निराश करने का काम नहीं करते थे। वो एक जन सेवा के उस पे अपना फर्ज निभाने का कार्य करते हैं। फिर टर्नअप धीरे धीरे होने का काम, हम भी व्यापार में लगे रहते थे। अच्छा। स्कॉट के डीलरशिप थे। धीरे धीरे पूरे फतेहपुर में चाहे जहानाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे खागा हो, वहाँ जाने का अवसर भी मिलता था। एक बार मैं गोपाल नगर शनिदेव मंदिर के पास खड़ा था तो एक दिव्यांग एक बड़ी तेजी से स्पीड से आ रहे थे, तो अचानक उन्हें अपनी 2008 की बात है, तो एक सीनियर अधिकारी शनिदेव मंदिर के पास खड़े थे। तो उनको देख के सोचे कि चेकिंग न कर दे, तो पीछे मुड़कर फिर भाग गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं आया, अधिकारी से कहा कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? अरे भाई ठीक है, बाइक की चेकिंग करिए, आप बॉर्डर में चेकिंग करिए, आप बीच में अब कोई घबरा जाता है, घटना उसकी हो गई, दिव्यांग है, अब बताइए वो खेत में घुस गया, वो साइकिल ट्राइसाइकिल चला रहा था मोटर वाली, अब उससे कागज की वजह से, तो हमको उस दिन बड़ा दुख हुआ। तो उसने कहा कि आप क्या विधायक हैं क्या, आप सांसद हैं क्या, भाई आपका अधिकार क्या कहना, आपके ऊपर हम मुकदमा लिखा दें? तो हमने कहा लिखा दीजिए मुकदमा। हमने कहा आप जो चेकिंग कर रहे हैं तो आप इनसे पूछिए बाइक वालों को क्यों रोके, गाड़ी वाले को आपने क्यों रोक कर रखने का कार्य किया है? जो दिव्यांग वो भी बताएगा कि आप हमको प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। तो, गई बात तो उस समय आपको ये फील हुआ कि हाँ अब क्या नाम है, अच्छा काम करने के लिए भी पावर की जरूरत होती है? हल्का से फील हुआ। फिर अपने काम में लग गए, क्योंकि बिजनेस भी कठिन होता है। ट्रू। और उसको भी समय देना पड़ता है। अलग प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र पे चले आएंगे तो व्यापार में रहेंगे। तो एक साथ दोनों कार्य नहीं हो सकते, एक समय में एक ही कार्य हो सकता है। धीरे धीरे भी लगे हुए थे। इस प्रकार से फिर दोबारा हमारे 2 घटनाएं फिर हमारे उस पे जीवन में आई। 2016 में जागेश्वरन मंदिर में इसी प्रकार से सनातन धर्म की आस्था रखते उस क्षेत्र में जब शिवरात्रि के दिन लाखों लोग वहां पर पहुंचने का कार्य करते हैं। तो एक जगह है, सार्वजनिक जगह है, तो टीचर्स उनकी जमीन भी कब्जा करके रखा। इसी प्रकार से राधा वाटिका के बगल में एक गेस्ट हाउस बन गया। गेस्ट हाउस जब बन रहा तो लोगों ने कहा कि विधायक जी, लोगों ने कहा कि आपके मंदिर में, शनिदेव मंदिर में नॉनवेज आएगा, इधर आएगा। तो हमने कहा हमसे कोई लेना देना नहीं, ना हमसे मतलब है भाई। उनका वो अपने जगह अपने गेस्ट हाउस बना रहे हैं, मंदिर हमारा सामने बगल में सारंग गेस्ट हाउस है, वहाँ भी दिक्कत नहीं है। तो निरंतर धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। तो एक दिन नॉनवेज फिर मंदिर की तरफ आ गया। तो हमने उनसे कहा कहीं ये व्यवस्था, हमने कहा आपकी मस्जिद में स्वर्ण का मांस आ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? हाँ। तो हमने कहा ये आस्था का प्रश्न है, और साधु संत साल में 2 कार्यक्रम होते हैं। एक गुरु पूर्णिमा होता है, स्वामी जी की फोर्सी होती है, तो उस पर हजारों संत आते हैं। तो फिर बात नहीं माने तो स्वामी जी ने, देवानंद जी हमारे गुरु जी थे, तो कहें मैं जा रहा हूँ, मूर्ति खंडित हो जाएगी।
तो मैंने एकाएक मैंने निकला, मैंने कहा मैं विधायक और जनता ने मौका दिया, मुझसे टिकट भी नहीं था, ना कोई भी चुनाव दूर थे। तो स्वामी जी बार बार आए, सोचे लड़ना चाहे विकास जी, तो आए बार बार आए, तो कहने लड़ने की जरूरत नहीं। तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा ईश्वर मौका देगा तो सबसे पहले आपको कानूनी प्रकार से ठीक करने का काम करूंगा, क्योंकि आप अपने जगह में आप रहिए पर दूसरे को तकलीफ ना हो, पड़ोस वाले को तकलीफ ना हो। तो इस प्रकार से ईश्वर की शक्ति मिली, आशीर्वाद मिला, और मैंने कहा कि ठीक कर देंगे जब जनता और सबका आशीर्वाद रहेगा। बिना मतलब आज ईश्वर की कृपा है, बजरंगबली भगवान का आशीर्वाद है, सूर्य का आशीर्वाद है, शनिदेव जी का आशीर्वाद है। आज अपने आप वो सब समस्या सॉल्व हो गई, वहां पर भी जगह खाली हो गई, स्कूल में जो चलाते थे वो भी खाली करके चले गए। ये भी अपनी बातों को उन्होंने भी माफी मांगा कि गलती हो गई, अब आगे नहीं होगा। तो क्या इस प्रकार से निरंतर शक्तियां मिलती रही। और सहकारिता से तो मैं 99 से जुड़ा हूँ, जिला सहकारी बैंक का उपाध्यक्ष था, डायरेक्टर था, और पीसीएफ का भी डेलीगेट था। और निरंतर जो जनता का स्नेह मिला जहां पर भी मैं था, आज तक कुल मिला के छोटे बड़े चुनाव मिलके 12 चुनाव मैंने लड़ा। अच्छा। और जनता का स्नेह था 12 में, आज तक कोई भी इलेक्शन लूज नहीं किया। अब बाकी आगे जो भी स्थितियां बने, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि बाबू राधेश्याम गुप्ता जी मंत्री जी का परिवार है, वो समाज सेवा का कार्य करता है, न कि पैसा कमाने के लिए वो कार्य करते हैं। क्योंकि जब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो अपने आप बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होने तो काम प्रारंभ करेंगे। आपके सफ़र में ऐसा लगता है कि आपको पिताजी का भी बहुत बड़ा सहयोग था? कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी थी, सफ़र था, उसका उनका रहने पे काफ़ी। माता जी का भी हमारे आशीर्वाद था, हमारे पिताजी का भी आशीर्वाद था, हमारे गुरुजी का भी आशीर्वाद था, और हमारे जो मित्र हैं, फ्रेंड, वो भी विश्वास व्यक्त करते, तो उनको भी ये लगता था कि ये सच्चा आदमी है, वो इसको आगे बढ़ना चाहिए, वो भी प्रेरित करते थे। ठीक है। और आज तक हमारे बचपन से लेके आज तक हमारे जो भी मित्र थे, एक ही आज छोड़ के गए हैं। आज जो 30 साल पहले थे, आज भी वो मित्र हैं और पहले भी मित्र थे। बहुत से लोग होते हैं, जब ऊंचाइयां बढ़ते हैं, जब उनके सब आगे बढ़ जाते हैं तो उनको छूट जाते हैं उनके साथी, मगर हमको तो नहीं लगता कि हमारे साथी एक भी आज तक छूटे नहीं हैं। मतभेद कुछ समय के लिए हुआ कि लोगों ने मतभेद कराने का प्रयास किया, और जब अंदर गए, दूध का दूध पानी का पानी ऑटोमेटिक अलग होने का काम हो। बहुत से लोग मिसाल देते हैं कि यार 30 साल पहले भी थे, एक पान बेचने वाला भी हमारा दोस्त था, एक चाय पिलाने वाला भी दोस्त था, एक बर्तन बेचने वाला भी दोस्त था। आज वही सब, आज भी वही दोस्त हैं। एक ड्राइवर चलाने वाला भी पहले भी मित्र था, आज भी मित्र है। तो इस प्रकार से जब हमको किसी से लेना नहीं है, जब हमको किसी की ज़मीन में निगाह हो, किसी के सामान में निगाह हो, किसी की गाड़ी में निगाह हो, तो जब संबंध खराब होते हैं, नहीं तो जब किसी से कोई लेना देना नहीं है तो हमको तो नहीं लगता संबंध खराब है। कुछ दिन के लिए तो रुकावट आ जाएंगे संबंध मित्रता में। संबंध क्यों खराब होते हैं, आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है संबंध जो खराब होते हैं अर्थ की वजह से खराब होते। जब हम लालच करेंगे जब ही हम फंसेंगे, हम लालच करेंगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। प्रेम भाव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब किसी को कोई समस्या हो तो उस पर आप खड़े रहेंगे, निरंतर उस पर कोई लालच नहीं होगी। जब उसकी धन और जमीन उसकी आप चिंता देखेंगे नहीं तो आपके संबंध नहीं खराब होंगे, मगर कुछ जगह खराब हो जाएंगे। फिर जब आप बैठेंगे एक दूसरे से संवाद करेंगे, जब आप आपकी बारे में सुनने का काम करेंगे, जब उनको याद दिलाएंगे कि आपके साथ 9 जगह तो हम खड़े थे, एक जगह हमारी परिस्थितियाँ थी, हम नहीं थे, नहीं हो पाए, तो आदमी कंसीडर करता है कि नहीं। फिर रात को जब सोता है, सोने के पहले सोचता है, अध्ययन करता है कि नहीं, फिर सुधार करता है। हमसे भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कोई हमारे जो कंपनी के काम देखते हैं उनसे नाराज़गी व्यक्त हो जाती है, कोई कार्यकर्ता से नाराज़गी व्यक्त हो जाती है। जब शाम को हम सोचते हैं नहीं वो सही था, हम गलत थे, तो फिर हम उससे फ़ोन मिलाते हैं, फिर उससे वार्ता करते हैं कि
भाई हम उस समय दिल्ली में थे, कभी कभी होता है ना, हम यहाँ बैठे, यहाँ सोच रहे हैं दूसरी जगह, अब दूसरी जगह बैठे भी, जैसे अभी यहीं पर आए तो एक लोग आ गए कि भैया ये समस्या हो, अब मन हमारा यहाँ लगा है आपकी इस प्रोग्राम पर, तो अब 1 मिनट नाराज हो जाए तो मैं उनसे ने कहा कि भाई प्रोग्राम कर लें, फिर इसके बाद बात हो जाएगी। ये तो निरंतर ईश्वर की अनुकंपा है, और मेरा मानना है कि सच्चे मन से जो प्रयास किया जाता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करने का कार्य करते हैं। और जब मैं बचपन से आज तक मैंने जो भी सपना देखा, चाहे जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था तो उस समय एक पुरोहित जी थे सप्लाई इंस्पेक्टर, तो मैं कक्षा 7 में था, तो दोपहर में मैं शुरू से बैठक करने वाला व्यक्ति था, उसमें हाफ पैंट पहनता था, तो ऐसे बातचीत दोपहर में जब अप्रैल मई में बड़ी धूप ऊप रहती है, तो उस समय धूप थी, तो कहें विधायक विकास जी ये कार्य करिए, तो हमने कहा ठीक, तो हमने लेटर कंपनी में लिखा। तो जब कंपनी में लेटर लिखा तो कहने भाई वहाँ पर फतेहपुर में जगह नहीं है। फिर अपने आप ईश्वर ने ऐसा रचना रचा, 24 साल बाद हम फिर उनके साथ जॉइंट वेंचर में आगे बढ़े, काम किए। आज ये उस ट्रेड में फतेहपुर में नंबर 1 है। आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो जो हमारा वीडियो देख रहा है वो भी आपके जैसे सपना रखता है कि नहीं हम भी पावर में आना चाहते हैं, हम भी कुछ काम करना चाहते हैं। तो जिसके पास पावर नहीं है वो जनता के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो कैसे कुछ कर सकता है? देखिए, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ईश्वर सबकी सुनता है। जीवन में बहुत भाग्यशाली हो गए, पूर्व जन्म से आगे तक चलने का कार्य होते हैं। अब कहते हैं जो पूर्व जन्म में अच्छे कार्य करे होंगे, प्रारब्ध को लेकर इस वर्ष भी होंगे। तो मेरा मानना जो सच्चा है तो उसके सपने जरूर साकार होंगे। मन से वो ठान ले, एक सही तरीके से कार्य करने का काम करे। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं विधायक होऊंगा। अच्छा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। लोग विचारते भी थे, जो ज्योतिषी विचारते थे, वो कहते थे कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख हो जाएंगे, आप जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हो जाएंगे। कभी जनप्रतिनिधि सपोर्ट नहीं मिलने का काम होगा, क्योंकि उसका इस रीजन क्या, हम स्पष्ट बोल देते हैं। हम नाराज भी होंगे तो वो भी दिखाई देगा, प्रसन्न भी होंगे वो भी दिखाई देगा। वो क्षणिक रहता है, ये नहीं फिर वो कल मिलेगा तो फिर उसी तरह उसके भाव रहेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब एकदम हाथ धो के वो पीछे न पड़ जाए, नहीं तो लोग कहते हैं कि विधायक जी आप क्षमा कर देते। तो सबके ईश्वर सच्चे मन से जो सोचेगा, प्रतिज्ञा करेगा, अच्छे काम करेगा, और जो नहीं है तो कर्म के आधार में परिवर्तन जरूर होने का काम होगा। जब शुभकामनाएं समाज की मिलेंगी, जब अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे काम करने में कठिनाइयां भी हैं, मगर जब अच्छे कार्य करेंगे तो जनता की शुभकामनाएं भी मिलती हैं। 1 मिनट भी वो शुभकामना दे देगा, उससे भला होगा। अब मैं खुद भी नहीं सोचे थे, तो मैं 2 साल तक सोचता रहा कि मैं विधायक कैसे बन गया, लोग कहते नहीं थे। तो मैं निरंतर निस्वार्थ एक काम करता रहा, तो मैं वहाँ तक पहुँचा। अब लोग ये कहने लगते हैं कि विकास जी आप जो कह देते वो सच हो जाता है। सच नहीं होता, वो शुभकामनाओं की वजह से है। हमको आगे भी दिखाई देने का होता है। जब शुभकामनाएं मिलेंगी, चाहे आपको, हमको, चाहे हमारे सामने बैठे हमारे मित्र हों, जब लोगों को शुभकामनाएं मिलेंगी, वो शुभकामनाएं दिखाई नहीं देती, वो अंदर मन में तरंगे दौड़ने का कार्य करती है। हम बहुत अच्छा करते हैं, दिखाने में करते हैं, एक्सपोजर करते हैं, मगर मन हमारा अंदर से खराब है तो उस लोग सब जान जाते हैं। भले कहे ना कि हम स्पष्ट नहीं कहना चाहते, वो सोचते हैं कि हम कह देंगे स्पष्ट तो हमारा विधायक जी नहीं करेंगे, सामने वाला हमको ये कार्य नहीं करेगा। बहुत से लोग सपना देखते हैं विधायक बनने का, वो क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि आपके आसपास तो बहुत लोग ऐसे महत्वाकांक्षा लेके रहते होंगे, आपके आसपास भी लोग कि वो भी कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, वो क्यों नहीं बन पाते? मनुष्य, हर व्यक्ति मन बड़ा मन चलाए होता है। हमने भी पहले कहा था आपसे कि मन, अभी हम यहीं बैठे हैं, सोचेंगे दूसरी जगह बैठे तो यहीं सोचें। देखिए, पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है और कर्म के आधार पर व्यक्ति का परिवर्तन होता है। ये नहीं कि सबको नहीं, बहुत सी चीजें मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं विधायक, सांसद बन के, मंत्री बन के
आप समाज का सेवा कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं समाज के अंदर, फतेहपुर में भी हैं, प्रदेश में भी हैं, देश में, वो विधायक, सांसद, मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा उनकी अप्रोचेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो अपना विजन क्लियर करके चलने का काम कर रहे हैं। तो ये तो अब व्यक्ति के ऊपर है, हर क्षेत्र में जा सकता है। ये जरूरी नहीं सामाजिक स्तर में विधायक एमपी बन के ही समाज का सेवा किया जा सकता है। अच्छा, समाज का मार्गदर्शन दिया जा सकता है। जैसे रास्ते में हूँ, ठीक है, जैसे आपने अपने बताया कि नहीं मैं रास्ते में चल रहा था, मैंने देखा कि पुलिस वाले ने अचानक से चेकिंग लगाई थी तो उसके संग एक्सीडेंट हो गया। तो मैं भी ऐसे रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे सामने दिख रहा है कि एक पुलिस वाला है, एक कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर अपनी रौब दिखा रहा है, तो मैं उसकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? उस समय पे मैं देख रहा हूँ कि उसके संग गलत हो रहा है, तो मैं कैसे उसकी सहायता कर सकता हूँ? पहले 17 के पहले उत्तर प्रदेश में जंगल राज था। 17 के बाद मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल पर योगी जी भी कहते कानून से बड़ा कोई नहीं है। अब तो टूल्स बहुत से आ गए। आप पहले तो विरोध कर देते थे, लोग मुकदमा लिख जाता, तो अब तो आजकल तो वीडियो बना के वायरल कर दीजिए, दूसरे दिन योगी जी के शासनकाल पर कार्रवाई हो जाती है। लाइव दिखा दीजिए, उस पर कार्रवाई हो जाती है। फ़ोटो खींच लीजिए, उस पर कार्रवाई हो जाती है। आज कानून से बड़ा कोई भी नहीं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आपने ऐसे पॉडकास्ट में ऐसे कह दिया, अब मैं उसी लाइव सिनेरियो में किसी पुलिस के सामने उसकी वीडियो बना रहा हूँ, वो तो तमाचे मार के मेरा फ़ोन ही गिरा देगा, सामने तोड़ देगा, अपनी पावर का यूज़ कर लेगा। उस समय हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, उस पर इच्छा शक्ति की होनी चाहिए। बहुत से जनता के लोग हैं, बहुत से लोग आते हैं कि भाई एप्लीकेशन दीजिए, वो नहीं देते एप्लीकेशन, हम उनको परसू करके एप्लीकेशन देते। बहुत से लोग हैं एप्लीकेशन देने के बाद लिख देते हैं हो गई। तो जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अकेले तो चले थे देश को आज़ादी दिलाने में, सरदार वल्लभ भाई वो भी सोच लेते। उस समय तो जो फिरंगी थे, ब्रिटिश हुकूमत थी, वो तो बहुत जल्लाद थी। ठीक है भाई, फांसी एक दिन बाद देनी थी, एक दिन बिफोर देने का कार्य किया। तो इच्छा शक्ति रहेगी तो हर चीज़ें ठीक होने का काम होगी। आज ये हम कह सकते देश आज़ादी के बाद पहली बार, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लोकतंत्र और संविधान पर चलने वाली सरकार है। देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं हो सकता। मगर इच्छा शक्ति आपको रखनी पड़ेगी, आपको अपनी बात मजबूती से उस पर रखना पड़ेगा। ठीक है, सही प्लेटफार्म में। ठीक है, जो हमारा युवा हमें देख रहा है, ठीक है, उसने पढ़ाई कर ली अच्छी खासी, फिर भी वो नौकरी आजकल उसको क्यों नहीं मिल पा रही है? आपको क्या लगता है? आपका एक मैं वो जानना चाहता हूँ, एज एन एमएलए आप देखते हो एक युवा को, उसने 12th कंप्लीट कर ली, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अब वो नौकरी के स्तर पे क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि सरकार भी सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। तो उस युवा के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अनूप जी, आप खुद देखिए 17 के पहले क्या था। जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सर्विस थी यूपीएससी में, और जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देने का काम किया, देश आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा ये क्रांति उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने देने का काम किया। यूपीएससी की परीक्षा पर एक विशेष वर्ग के लोगों को उनमें मौका देने का काम किया, और बहुत से उस पर परीक्षा भी नहीं दिया, वो भी उस रिजल्ट पर आने का काम हुआ, मगर उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको जनता के सामने, नौजवानों के सामने रखने का काम किया। और 17 के बाद 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश पर जो बेरोजगारी थी 17 के पहले 8.2 थी, आज वो घटकर 2.5% रहने का कार्य हुआ। आज जो पहले जो नौकरियां मिलती थी सरकारी, तो आप खुद देखिए नीलाम होती थी नौकरियां, आज नीलाम नहीं हो रही। बेसिक शिक्षा विभाग में कितनी भर्तियां हुई, पुलिस विभाग में कितनी भर्ती हुई, उच्च शिक्षा विभाग में कितनी भर्तियां हुई, नगर विकास में कितनी भर्तियां हुई। 8.5 लाख सरकारी नौकरियां मिलने का काम हुआ। मोदी और योगी जी का सपना है कि हर घर को नौकरियां मिलने का काम हो। आज 17 के पहले उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश रहता था। इसका जो कॉन्सेप्ट था उत्तर प्रदेश में
कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आने को तैयार नहीं रहता था। वो आता था तो उसको लगता नहीं था कि हम इंडस्ट्री लगाने का काम कर पाएंगे। हम लोग खुद 17 के पहले उत्तर प्रदेश छोड़ कर चले गए, महाराष्ट्र चले गए, कर्नाटक चले गए, इंडस्ट्री लगाने यूपी में बंद करने का काम किया। तो जितने इंडस्ट्री जो लगी भी थी वो भी बाहर गई। 8.5 लाख तो नौकरियां मिली। इन्वेस्टर सबमिट करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होने का काम हुआ। और क्योंकि इस वजह से सरकारी नौकरियों सबको नहीं मिल सकती। हाँ, वो इसी बात में मैं कह रहा था। जो उस लायक का था, जो कंपटीशन बीट किया, तो उनको नौकरियां मिलने का कार्य हुआ, मगर किसी परिवारवाद को नहीं, सूची बनाकर नहीं देने का काम किया। और इंटरव्यू व्यवस्था जिस पे भ्रष्टाचार रहता था, उसको उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जो मैं धन्यवाद देता हूं कि उनने इंटरव्यू जो थी प्रथा उसको समाप्त करने का काम किया। रिटर्न में जो पास तो उस पे होने का काम। और पहली बार देश आज़ादी के बाद ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी नियुक्तियां पत्र देने का काम करते थे। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री रहते थे वो नोट छापने की मशीन, एटीएम रखने का कार्य करते थे। उत्तर प्रदेश में लोक भवन में मुख्यमंत्री जी नियुक्तियां पत्र देते हैं और प्रत्येक 75 जनपदों में विधायक, सांसद, मिनिस्टर जाकर जनप्रतिनिधियों, क्योंकि जब ईमानदारी से जो कार्य होंगे तो जब ही आदमी आँख मिलाकर आपसे देख कर काम जो किया होता वही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती ना। नहीं, सरकार मैंने कहा ना, आज इन्वेस्टर समिट फिर से भी होने जा रहा है 21-22 को यूपी में। एक आज पूरे विश्व में, देश में नहीं कह रहे, पूरे विश्व में आज तमिलनाडु के बाद आज दूसरे नंबर का स्टेट हो गया अर्थव्यवस्था में योगी जी के उस पर। भाई आज जो व्यापारियों को, जो इंडस्ट्रीज लोगों को चाहिए, आज वो वातावरण उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जब भी तो आज विपक्ष के लोग कहते नहीं आए, तो ये जो कॉन्सेप्ट खराब हो चुका तो इसको एक दिन में थोड़ा ठीक कर दिया जाएगा कि खेत में आज गेहूं बोया, शाम को गेहूं पैदा हो गया। आज हर साल समिट, इन्वेस्टर समिट भी हो रही है, जिससे एक अच्छा संदेश जा रहा है। आज देखिए मोबाइल की कंपनियां नोएडा में आ गई, सीमेंट की फैक्ट्रियां फतेहपुर में लगने जा रही, बहुत से आप देखिए एक्सप्रेसवे के किनारे जो इंडस्ट्री बड़ी बड़ी लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो जो नौजवानों को रोजगार के अवसर तो मिलने का कार्य होंगे ही। ये नहीं एक यूनिट लगती तो उसमें कई लोगों का लाभ होता है। आत्मनिर्भर में आपको क्या कहना है? जो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, सभी अगर सब तो नौकरी नहीं करना चाहते हैं ना, सब अपना भी काम करना चाहते हैं। जैसे चाइना में, हाँ, चाइना में हर घर को नौकरियां हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक दूरगामी सोच तो है योगी जी की। आप देखिए कौशल विकास के जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो इस पे कम बच्चे पढ़े लिखे, जो भाई बहुत से बच्चे उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, हाँ। बहुत से लोगों का होता, तो उस पर तो इतना स्कोप है। कोई मैकेनिक के क्षेत्र में जा सकता है, कोई ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ट्रेनिंग ले सकता है, कोई वायरमैन में ले सकता है, कोई अन्य कारपेंटर के क्षेत्र में ले सकता है, कोई पेंटिंग के क्षेत्र में ले सकता है। इसलिए तो चलाया जा रहा है कौशल विकास की योजना कि हमारा जो नौजवान देश का, उत्तर प्रदेश का, जनपदों का, उस पर लाभ लेकर आत्मनिर्भर स्वावलंबी बने, कोई उनको दूसरा न चलाने का काम हो, घड़ी देख के वो जाने का कार्य न करे, कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम ले सकते हैं। इसके पहले की भी सरकारें प्रारंभ कर देती, योजना लाते थे, वो कागज पे रहती थी। आज डबल इंजन की सरकार पर यह धरातल पर उतरने का कार्य हो रहा है निरंतर। तो जब भी तो आज पूरे हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लोग कहते हैं कि नहीं बनेगी, आप खुद देखिए, जहाँ पर इलेक्शन होते हैं वहाँ पर सरकार जनता पसंद करती है। शिक्षा पे आपका क्या टेक है? शिक्षा की गुणवत्ता सही हुई, हम लोगों ने शिक्षा नीति लाने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री के उस पे, इसके पहले शिक्षा नीति 20 साल तक नहीं आई। पार्लियामेंट में मोदी जी की सरकार ने पास करने का काम किया। पूरे देश में 5 तक एक शिक्षा व्यवस्था लागू करने का काम किया। जो देश पर लैंग्वेज की जो लड़ाई चलती थी, उस लैंग्वेज को लेकर हर जगह जो प्रदेश पर उनकी लैंग्वेज मदर टंग लैंग्वेज है, उस पे भी उनकी पढ़ाई होने का कार्य हो सके।
आज आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, फतेहपुर जनपद के बगल में जो नौजवानों के जो पढ़ने वाले नौजवान रहते थे, वो सोचते थे हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, हम ये लेंगे, वहाँ अजुआ कौशाम्बी से डिग्री लेकर आते थे और टीचर बन जाते थे, पुलिस में भर्ती हो जाते थे। आज वो जो शिक्षा माफिया थे उनके यहाँ बुलडोजर चलने का काम हुआ। आज जो पहले जो उनके धरतीपुत्र जी थे, जो पढ़ने वाला था, जो शिक्षा का उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो। योगी जी कहते जब नींव मजबूत होगी तो इमारत अपने आप मजबूत होने का काम होगा। जो शिक्षा के बीच पे था, आप खुद देखते थे 91 में जब मुख्यमंत्री थे कि भाई किताब लेके जाइए, वहीं पर लिख कर चले आइए, तो लड़का पढ़ता ही नहीं था। वो जानता था बिना पढ़े सब कार हो जाएंगे, क्योंकि जब नौजवान रहता है, कम उम्र में रहता है, तो उसको पढ़ने के लिए ना कहिए और बाकी हर काम कह दीजिए। पढ़ने में होगा तो बीमार हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब क्योंकि ये इंटरेस्ट, ये इसका इंटरेस्ट बहुत कम बच्चों को रहता है। पैदा क्यों नहीं कर रहे, मतलब हम भी ऐसा कुछ माहौल नहीं रहता, माहौल नहीं था, एक वातावरण नहीं था। अब वातावरण बनने का अब ये हो गया है कि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। अब क्योंकि नए नए एप्लीकेशन आ रहे हैं समाज में, टेक्नोलॉजी आ रही है, बेसिक पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। पढ़ाई बेसिक बहुत जरूरी, तो एक माहौल नहीं था पहले। माहौल दूसरा था उत्तर प्रदेश में, बीमारू प्रदेश का था, कट्टों का था, बम का था, असलाहों का था। एक गाड़ी निकलती थी, 5-6 बंदूक वाले बैठे रहते थे। कोई गरीब कमजोर किसान जाता तो उसको लपड़ मार देते थे। अब किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होती, चाहे जितना बड़ा राजनीतिक हो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जो भी हो। योगी जी के योगी जी के नेतृत्व में जो करेगा तो तुरंत रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचने, पहले पहुंच ही नहीं पाती थी। यहाँ की जो माताएं बहनें हैं वो भी अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करती हैं। वो तो दिखाई दे रहा है। आज 12 बजे चली जाए मार्केट में, पहले 6 बजे के बाद जब थोड़ा अंधेरा हो जाता था, घर में निकलने से डरने का काम। फिर भी ये अधिकारियों को क्यों नहीं सुधार पाई, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। ग्राउंड लेवल पे फिर भी अधिकारी एक चौड़ पे रहता है। वो पब्लिक सर्वेंट है कि पब्लिक किंग तो है नहीं, वो पब्लिक सर्वेंट है ना, वो पब्लिक के लिए उसको नौकरी पे रखा गया है, लेकिन वो खुद ही पब्लिक पे चढ़ने लगते हैं। तो इस चीज़ को क्यों नहीं सही कर सकते लोग? नहीं, एक डर रहता है पुलिस नहीं, के ऐसा पास, नहीं। एक डर रहता है कि बिना पैसे के, बिना हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। एक आम इंसान अगर आज भी चला जाता है स्टेशन में FIR लिखवाने के लिए, तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है आगे पीछे। पहले क्या था, प्रचार नहीं होता था। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई है, फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गए, अनावस भी लिख देते हैं कि भैया ये हो गया कार्य। पहले क्या लोकतंत्र नहीं था उत्तर प्रदेश में, आज लोकतंत्र, आज सुनने वाले मुख्यमंत्री जी हैं। तो जब भी चीजें आगे होने के पहले भी ये कार्य चलते थे, मगर आज देखिए कार्रवाई भी हुई, यहाँ DM भी सस्पेंड हुए, SDM भी सस्पेंड हुए फतेहपुर जनपद में, सब रजिस्ट्रार भी सस्पेंड हुए। तो कठोर योगी जी की सरकार पर जो एक बार रडार में फंस गया, तो चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, चाहे नेता हो, चाहे अन्य हो, चाहे अधिकारी हो, वो कोई बच नहीं सकता। अभी बड़े बड़े माफियाओं के संग क्या क्या हुआ तो हमने रिसेंटली देख ही लिया है। आप खुद देखिए, ये पूरा देश देख रहा है। आज हम लोग खुद बाहर जब जाते हैं तो कहते हैं कि लोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब से आ गए, आज उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर अच्छा है। मैं भी दर्शन करने गया था 2 साल पहले भुवनेश्वर जगन्नाथ जी के मंदिर, तो मैं फिर एक तट में था तो चाय पी रहा था, पैंट शर्ट, तो हमने कहा कौन यहाँ कहीं पटना जी, तो वो खुद कह रहे थे कि हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जी आ जाए तो मुख्यमंत्री। तो ऐसे एक बार बॉम्बे से आ रहा था, एयरपोर्ट में फ्लाइट लेट थी, तो एक इंजीनियर मिल गए, पैंट शर्ट पहने बैठे थे, तो वो खुद कह रहे थे कि मैं अनपरा में इंजीनियर था, नस्लवाद हमको उठा ले गए, 4 दिन तक जिस फैक्ट्री में थे कोई पूछ नहीं रहा था, फिर भैया नौकरी करके अपना, अब तो भैया उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा हो गया। आप मोदी जी के बाद आप किसको देखते हैं कि हाँ ये मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री आप योगी जी जी ये तो पार्टी का विषय, किसको पार्टी आगे करती है। अभी तो मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, जननायक हैं, ठीक है, और निरंतर जो उनके मैनिफेस्टो में थे, जो भी भारतीय जनता पार्टी के 2014 के मैनिफेस्टो में थे, वो सब मोदी जी ने समय के पहले जनता को सौगात देने का काम किया। चाहे धारा 370-35 से हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे मातृशक्तियों को आरक्षण देने का काम हो, चाहे शिक्षा के गाइडलाइंस बनाने का काम हो,
चाहे देश की सीमा, बांग्लादेश की सीमाओं निरंतर जो पूर्व की सरकारें रहती थी विवादित करने का काम करती थी। तो जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था वो सब, क्योंकि जननायक हैं, मोदी जी जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। और जो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे स्टेट के मैनिफेस्टो में हो, जो भी हम लोगों ने वादे किए उस समय के पहले, जो पूर्व की सरकारें रहती जब चुनाव आ जाते थे, आप खुद देखिए अखिलेश जी ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे नौजवानों को, कब दिया? 6 महीने पहले। जानते थे कि लैपटॉप दिया, 6 महीने पहले दिया, मगर योगी जी, मोदी जी स्टार्टिंग से तुरंत मैनिफेस्टो में वर्क करने का काम करते हैं। तो मोदी जी के बाद कौन? अभी तो पार्टी आपके पास अभी तो हमको आप तो लगता है एक आवश्यकता तो है नहीं अभी। हाँ। अभी तो फिर स्वस्थ है, विजन अच्छा है, काम अच्छा कर रहे हैं, देश की जनता उनके ऊपर विश्वास व्यक्त कर रही है। अभी तो ही हमारे सर्वमान्य नेता हैं, लीडर हैं। तो हमारे जो ऑडियंस है उनमें से अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो बिल्कुल पूछ सकता है विधायक जी से, प्लीज़। नमस्कार सर, मैं शेरी पटेल। तो मैं एजुकेशन के बारे में पूछना चाहती थी कि जो यूथ है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे फतेहपुर में, पर उनको एजुकेशन मिल नहीं रहा। जो RSS स्कूल है, उन्होंने एक निकाली है स्कीम, स्कॉलरशिप की, प्रोत्साहन स्कॉलरशिप स्कीम निकाली हुई है। तो मतलब बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को इसमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनका एग्जाम क्लियर करेंगे उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अरे जी, जहाँ हम बैठे हैं, हमारे जो इस कॉलेज के प्रबंधक हुई, जो बच्चा पढ़ने में तेज है, भाई देखिए मयूर जी ने भी जो विद्यालय खोला, जो पब्लिक स्कूल खोला, तो पैसा कमाने के लिए इन्हें नहीं खोलने का कार्य किया, ये सामाजिक काम के लिए खोला। और जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, उनके लिए भी योजना लेकर आने का काम किए। जी बिल्कुल। जब समाज के बारे में जो व्यक्ति सोचने का काम करेंगे तो उसको जनता और लोग जो सुनेंगे। आज हम ही ने अभी बैठे थे ऑफिस में मयूर जी की, कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देकर 2021 से प्रारंभ करने का काम किया। कठिनाइयाँ हो सकती, कोविड कालखंड के बाद विद्यालय चलाना आसान नहीं था बीच में। बिल्कुल। भाई जो भी एक्सपेंसेस थे उनको पूरा करने का काम किए, इसके बाद भी उनका दिल बड़ा है। और जो अच्छे कार्य जो करते हैं, इसी को मैंने पहले नहीं कहा, जब शुभकामनाएं, कोई बच्चा इससे जो अच्छा पढ़ के निकलेगा तो अच्छी, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई राजनेता बनेगा। तो एक प्रकार से जो मिशनरी इसको हम मानेंगे, जो विजन मानेंगे, तो उनको तो शुभकामनाएं देंगे। और उसके बाद लोग कहेंगे बताइए कि शुभकामनाएं इसी तरह से लगने का कार्य होती है। जो अच्छे कार्य करते हैं वो दिखाई नहीं देता, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक। तो मैं तो बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से मयूर जी नौजवान हैं, जिस प्रकार से समाज के बारे में और बच्चों के बारे में इनका इतना बड़ा दिल है, तो इनकी ईश्वर इनकी मनोकामनाएं जरूर पूरा करने का काम करेंगे। इनके सपनों को, जो इनने सपना देखा है, जो सोचा है, उस सपने जरूर साकार होंगे। मेरा शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। तो जी शिवम जी, आपका क्या इस पर टेक रहेगा? नहीं, काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम। स्कॉलरशिप है, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए मयूर सर ने बहुत बढ़िया निकाला है। और भी स्कूल निकाले हैं स्कॉलरशिप, और भी हर महीने होता रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये है कि कम फीस में 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन फीस है। हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस है, और काफ़ी बढ़िया है। और जनता में आप इतने लोग बैठे हुए हो, अपने फतेहपुर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, अपने घर परिवार से रिलेटेड, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप जिसका सॉल्यूशन चाहते हो? कोई ऐसा सवाल हो जो आप पूछना चाहो विधायक जी से? मेरा सवाल है आपसे कि जैसे हमारे फतेहपुर जनपद में ये इंडस्ट्रियल एरिया जो सौरा बना हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप इस बार जब विधायक बने तो अयासा विधानसभा को ऐसा बनाइए, इंडस्ट्री जरूर लगाइए, युवाओं के लिए प्राइवेट रोजगार भी उपलब्ध करा के हम उनकी समस्याओं को कम कर सकते हैं। सही बात है। तो हमारा आपसे यही है कि इस बार जब आप विधायक बनेंगे तो इंडस्ट्री पर ध्यान दीजिएगा। जी, क्योंकि जो भी प्राइवेट नौकरी करना चाहता तो यहाँ पे उसके बहुत कम विकल्प हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जब 17 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो मैंने अपने मैनिफेस्टो भी अयासा विधानसभा के मालिक जनता के पास रखने का काम किया।
चाहे गाजीपुर विजयपुर मार्ग हो, और एक मन में सपना था कि अयासा विधानसभा आदर्श विधानसभा स्थापित होने का काम हो। मैं तो अपने उद्बोधन में भी कहता हूँ, जब बात भी होती है, और आज ये मैं कह सकता हूँ बड़े प्रसन्नता के साथ, जो नीचे 6वें नंबर में अयासा विधानसभा आती थी, आज वो दूसरे नंबर पर अयासा विधानसभा है, जो एक जनपद को दूसरे जनपद को जोड़ने का कार्य होता है। मैनिफेस्टो में था गाजीपुर से विजयपुर मार्ग, जब ये पास हुई निरंतर मैं लगा था। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। 90 करोड़ रुपया की उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे बड़ी 8.5 वर्षों पर PWD विभाग की रोड है, और रोड बनी है, मगर प्रधानमंत्री PM योजना के अंतर्गत बनने का कार्य हुआ। आज आप खुद देख लीजिए, 17 के पहले अयासा विधानसभा में कोई भी मेन रोड ठीक नहीं थी। आज हर रोड मेन रोड, चाहे थरियाओं से आपका सोथर हो, चाहे गाजीपुर से विजयपुर मार्ग हो, चाहे आपका गाजीपुर से बहुहा मार्ग हो, चाहे बहुहा से कीर्ति खेड़ा हो, चाहे राधानगर से आपका अवगासी मार्ग हो, चाहे अवगासी का पुल हो, चाहे मरुका का पुल हो। आज इंफ्रा के क्षेत्र पर 8.5 वर्षों पर दूसरे पायदान पर फतेहपुर जनपद पर है। आज ये हम कह भी सकते हैं कि जो फतेहपुर शहर में फैसिलिटी है वह अयासा विधानसभा पर है। चाहे नगर पालिका यहाँ पर भी है, तो नगर पंचायत अयासा में यहाँ बस स्टैंड बना अच्छा, तो ललौली में बस स्टैंड, यहाँ स्टेडियम है तो शाखा में भी मिनी स्टेडियम 19 स्टेडियम पास हुए, जिस पे अपने अयासा का भी नाम है। और ये 2 चीज़ें मैंने 27 के मैनिफेस्टो में अपने रखने का कार्य किया है। जब अयासा की जनता 2027 में आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी, जिस प्रकार से 22 में जिताया, तो खुद आपको दिखाई देने का काम हुआ। डाक बंगला भी गाजीपुर में बनकर तैयार हुआ। तो 2 मैनिफेस्टो में है, एक विश्वविद्यालय और इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी ज़मीन, फिर भी मैंने उस पर प्रोसेस में काम प्रारंभ कर दिया। अभी दिया था गाजीपुर से बहुहा मार्ग पर जो ज़मीन पड़ी थी, तो वन विभाग की थी, अभी भी सर्च में है। मगर 27 के मैनिफेस्टो में एक विश्वविद्यालय गवर्नमेंट का, कि लोग कहने लगे, इस वजह से गवर्नमेंट शब्द लगाया कि कहने लगते जो विपक्ष के लोग रहते हैं ना, अच्छा काम होता है तो उसको दूसरे तरीके लेके, और ये 2 काम हो जाएंगे, विश्वविद्यालय और इंडस्ट्रियल एरिया, तो फतेहपुर जनपद में अयासा विधानसभा नंबर 1 पर होने का आकार होगा। कि जब भी तो लोग कह भी रहे हैं कि विधायक जी विधानसभा चेंज कर देंगे। अरे चेंज क्यों करेंगे? निरंतर हम प्रतिदिन वहीं जनता के बीच पर रह रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुनने का कार्य कर रहे हैं। आज पलायन भी रुक गया, जो पहले माइग्रेट होकर दूसरे जगह रहते थे, आज वहाँ पर बहुत से लोग वहाँ जब जाते हैं गाजीपुर विजयपुर। जब मैं कहता था, मैंने ये भी कहा था, कोई भी नेता ये नहीं कहता कि हम ये रोड नहीं बनेगी गाजीपुर विजयपुर मार्ग, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पहला ऐसा नेता होगा अयासा विधानसभा में कि ये कार्य नहीं होंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वहाँ से नहीं लड़ूंगा तो यहाँ अन्य जगह से भी नहीं लड़ने का काम। और मैंने पहले भी कहा था, तीसरी बार कह रहा हूँ, जो सच्चे मन से कार्य होते हैं तो अपने आप ईश्वर भी मदद करने का कार्य करते हैं। आज बड़े बड़े कार्य हुए अयासा विधानसभा पे, और जो भी चलते फिरते भी मैंने जो वादे कर दिए, लोगों को लगता है कि विधायक नहीं सुने, जो चलते फिरते भी उनसे ज़्यादा हमको याद रहता है। जब भी तो जनता जातिवाद भूल कर, हर प्रकार के भूल कर, जब भी तो 2 बार भारी बहुमत से आशीर्वाद देकर जिताने का कार्य किया। जब भी तो विपक्ष के लोगों में पेट में दर्द होता है, कभी नए नए पुड़िया छोड़ देते हैं कि फतेहपुर जाएंगे, यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के जो लोग हैं अयासा विधानसभा को, विधायक जी को मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं। मैं भी कहता हूँ, पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, पार्टी जिसको देगी तो उसका भी सहयोग करने का कार्य करूँगा। क्योंकि अब तो समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ी गए हैं। जो भी पीड़ित हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे बहन हो, चाहे जो भी हो, जिस भी लायक है हमेशा, क्योंकि हम लोगों का परिवार हमेशा कमज़ोर के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करता है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं, एक दिन जब ये सब नहीं होगा तब हम क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। जैसे
मंदिर में वहीं भजन कीर्तन करेंगे। जो लास्ट में भाई देखिए, हमेशा सब दिन अच्छा नहीं रहता। हाँ, सही बात है। हम किसी दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाए यही प्रकृति है। तो उसके लिए हमारा सिद्ध हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी का योगी जी ने 2 बार पैसा दिया, सब लोगों ने दिया, शनिदेव तो प्रभु के चरणों में रहेंगे। ये थोड़ा है कि सांसद विधायक बनते रहेंगे। सांसद विधायक इसलिए कि हमारे बनने से जनता सबका लाभ हो, तो जब तो बनना चाहिए, नहीं तो सीट में चपके नहीं रहना चाहिए। सही बात। तो दूसरे जगह जाके दूसरे काम में सेवा करने का काम करेंगे। जो प्रभु ने यहाँ सेवा का अवसर दिया तो फिर प्रभु के चरणों में सेवा करने का काम करेंगे। कल ही 14 नवंबर को आपका बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके आप क्या कहना चाहोगे? जो बिहार में चुनाव में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था आरा जनपद में, तो वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे संजय सिंह टाइगर जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो भी शादी नहीं की, संजय सिंह टाइगर जी, और टूटी बिलेरो से चलते थे और जनता ने उनका चुनाव लड़ने का कार्य किया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा, लोग भी जानते हैं, आज खुद आप देखिए हरियाणा का रिजल्ट था, कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। भाई प्रोपेगेंडा विपक्ष के लोग इतना उड़ा देते हैं, आप खुद देखिए वहाँ पर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सच बात है। क्योंकि जानते हैं कि जो स्कीमें हैं, जो योजना है वो जनता के लिए, उस पर कोई बीच में हाईजैक नहीं कर सकता। जनता ने वहाँ मैंडेट देने का कार्य किया, जनता ने महाराष्ट्र में मैंडेट देने का काम किया, जनता ने दिल्ली में मैंडेट देने का काम किया, और जनता ने देश आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मैंडेट बिहार पर देने का काम किया। 243 सीट में 202 में जनता जानती है कि हम सुरक्षित किसके हैं। प्रदेश जानता है कि इसके पहले 2005 के पहले बिहार में जंगल राज स्थापित था। बिहार जो जाना जाता था वो कट्टा वाला प्रदेश जाना जाता था, बिहार जाना जाता था कि अपहरण किडनैपिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट था। वहाँ के लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आज बिहार आत्मनिर्भर, हर क्षेत्र पर रोडें बिहार में खराब थी। आज जब से नीतीश जी आए, एनडीए की गवर्नमेंट आई, मोदी जी योगी जी के कुशल नेतृत्व पर आज जनता विश्वास व्यक्त कर रही, और सबकी सरकार है। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास को लेकर सरकार है। जब भी बार बार जनता उनको आशीर्वाद दे रही, जनता जानती है कि किसके साथ रहने में हमारा लाभ है। जब आप खुद बिहार गए थे तो बिहार में आपको क्या कमियां दिखी वहाँ पे? हमको तो कोई कमी नहीं, सभी कह रहे थे कि इनको हम नहीं जिताएंगे, जंगल राज स्थापित रहेगा। अच्छा। हमको जहाँ राम राज है, जो जनता की सुनने वाला हो, जो जनता के बारे में सोचने का काम हो, वो खुद जनता चिल्ला रही थी। जब मैं बिहार से आया तो खुद कह रहे थे, वहाँ खुद देख रहे थे कि भाई इनको चांस दे देंगे तो रोडें हैं खराब फिर से हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट पूरे देश में खराब होने का बिहारी शब्द है जो वो गाली कैसे बन गया था आपके हिसाब से? देखिए, ये एक बताते नहीं, एक एजेंसी चलती है प्रोपेगेंडा करने वाली, वो थी। तो वहाँ के लोग जान गए, जब भी तो 20 साल से नीतीश जी हैं, जब भी बार बार उनके ऊपर विश्वास व्यक्त कर रही है। उस समय ग्राउंड लेवल पे आपको क्या दिख रहा था कि लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? उस समय ग्राउंड लेवल पे आपको क्या दिख रहा था? नहीं, जनता लड़ रही थी वहाँ चुनाव बिहार में एनडीए के लिए। जब भी तो देखिए मैंडेट खुद आए, और उत्तर प्रदेश में भी जनता लड़ेगी 27 में। चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी, जिसमें शायद आप धर्मेंद्र मिश्रा जी से भी मिले, वो किसान प्रकोष्ठ उस पार्टी पे भी वो थे, तो उनके साथ भी मैंने आपकी फोटोज वगैरह देखी, तो उनसे क्या आपका वार्तालाप हुआ, कैसा क्या था? नहीं भाई, देखिए वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है चिराग जी, जो राष्ट्र को मजबूती देने का कार्य करते हैं, राष्ट्र भक्त हैं। तो राष्ट्र भक्त होगा तो एक राष्ट्र भक्त होगा तो दूसरे राष्ट्र भक्त के साथ रहने का काम होगा। चाहे चिराग जी हों, चाहे वहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, वो राष्ट्र निर्माण के लिए एक आहुति देने का कार्य कर रहे हैं। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा, वो सब जनता भी जानती है कि राष्ट्र के बारे में सोचने का कार्य कर रहे हैं। एलजेपी के नेता धर्मेंद्र मिश्रा जी, उनके ऊपर आपका क्या विचार है? ये भी बहुत मेहनत की है। जहाँ आदरणीय चिराग पासवान जी ने, जहाँ पर इनको अपने रैलियों पर उनकी रैलियों की जिम्मेदारी थी, और जहाँ
आदरणीय धर्मेंद्र जी थे, वहाँ जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी लगी तो सफल रैली का आयोजन होने का काम हुआ। कैसा दिखता है आपको, मतलब इनका फ्यूचर कैसा दिखता है, जनता के लिए कैसे, मतलब कितना कार्य कर रहे हैं? धर्मेंद्र जी अच्छे व्यक्ति हैं, अब हमसे तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और बड़े नेता हैं भी। आज स्वयं में वो खुद बड़े हैं तो अब आगे धीरे धीरे प्रतिदिन तो उनको है ही अपने नेता के करीब है ही है वो। कोई अच्छा इंसान होता है, ठीक है, उसके पास अच्छे विचार, वो जनता के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो किस चीज़ से पीछे रह जाता है, क्यों नहीं कर पाता? भाई हर इंसान एमएलए बन जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि मैं जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ क्यों नहीं कर पाता? किस चीज़ से वो पीछे रह जाता है? सब हमको तो नहीं लगता मनुष्य जीवन में आया है, हर व्यक्ति अच्छा करने का प्रयास करता और करता भी है, पर वो रीड नहीं कर पाता। बहुत से लोग रीड कर लेते हैं। अच्छा कार्य भी तो है, कोई जा रहा है कहीं चोट उसको लग गई, उसको अस्पताल लेकर चले गए, कोई चोट खा गया उसके पट्टी खुद कर दिया, तो भी तो सामाजिक कार्य हुआ, अच्छे कार्य हुए। तो हर व्यक्ति, मेरा तो मानना है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं अच्छे कार्य जरूर करता है। अब बीजेपी और एनडीए के आने के बाद बिहार में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? चेंजेस जो उनके संकल्प पत्र पर है, मैनिफेस्टो में, उस मैनिफेस्टो को पूरा करने का कार्य करेंगे। आपने अयासा में मेन क्या काम किए थे विधायक बनने के बाद? 8.5 वर्षों में अयासा विधानसभा पे जो 17 के पहले जो स्थितियां थी, मैं पहले भी बोला कि इतने भारी बहुमत से जनता ने वहाँ के किसी को भी विश्वास व्यक्त नहीं किया, और जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ वो कम्युनिटी भी बहुत कम है, मगर इसके बाद भी जनता ने जो प्यार इसने लगाव दिया, वो एक ताकत, एक शक्ति मिलने का काम होती है, एक ऊर्जा मिलने का काम होती है। आज अयासा विधानसभा में कोई भी मेन रोड हो, सब अच्छी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या थी आपके आने से पहले वहाँ पे? बड़ी क्या चैलेंजेस थे वहाँ पे? हमारे यहाँ चैलेंजेस अयासा विधान में गाजीपुर विजयपुर मार्ग सबसे बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज इसके बाद पलायन था। पलायन मतलब माइग्रेट, वहाँ माइग्रेट कर जाते थे, फैसिलिटी नहीं रहती थी। समझ रहा हूँ। कानून व्यवस्था, लाइन ऑर्डर अच्छा नहीं था। आज 17 के बाद लाइन ऑर्डर अच्छा हुआ, पलायन रुक गया, अच्छा इंफ्रा अयासा विधानसभा में, जिससे पहले भी मैं बताया, चाहे गाजीपुर से विजयपुर मार्ग हो, चाहे राधानगर से अवगासी मार्ग हो, चाहे चिल्ला मार्ग हो, जितने भी रोडें हैं सब अच्छी हो गई, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ, मैं पर्सनली वहाँ गया हूँ तो मैंने ये देखा है। स्टेडियम भी 27 के पहले नौजवानों को बनकर तैयार हुआ, एक भी डाक बंगला नहीं था, डाक बंगला भी हो गया। नगर पंचायत में असोथर में ही लोग एक घर यहाँ रखते थे, एक घर वहाँ रखते थे। आज जब से नगर पंचायत बन गई तो वहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आने का काम हुआ। आप शाम को कहीं असोथर से आप अगल बगल जाइए तो खुद लगेगा यार ये तो पूरा नगर ही है। तो ये सब चेंजेस आने का काम हुआ। जैसे कि अभी हमारे ऑडियंस में एक जी ने उठ के पूछा कि आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो हमने मैनिफेस्टो में लेंगे ना 27 से 32 तक, जो मैनिफेस्टो में 22 में लिया था उस सब में वादे पूरे कर दिए। अब 27 का जब इलेक्शन आएगा, भारतीय जनता पार्टी मौका देगी तो मैनिफेस्टो बनाएंगे, उस मैनिफेस्टो में विश्वविद्यालय इंडस्ट्रियल एरिया का रखेंगे। और ये कैसे आएगा वहाँ? इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा वहाँ? तो जैसे अगर एक तरीके से एज एन इन्वेस्टर भी मैं भी देख रहा हूँ, तो वहाँ पे क्यों मैं इन्वेस्ट करूँ? वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें जो वहाँ पे मैं पैसा लगाऊँ कि वहाँ पे मुझे ROI मिले? एज एन बिजनेस पर्सपेक्टिव तो मैं यही देखूँगा ना, वहाँ से मुझे ROI मिले, वहाँ से कैसा मुझे अच्छा प्रॉफिट हो। नहीं, सरकार जब 27 के बाद इलेक्शन के बाद बैठकर इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे, फिर जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने उनसे संपर्क कर एक योजना लाएंगे, सब्सिडी दिलाएंगे उनको। तब तक तो बहुत सारा पलायन हो जाएगा। कहाँ ये सब होने में तो टाइम लगता है। नहीं समय लगता है, धीरे धीरे बच्चे कितने टाइम? 1 ही साल तो बच्चा है भाई, मैं 1 ही साल तो बच्चा, तो उनका गाइडलाइंस बनेगी, तो इसके बाद सब्सिडी दिलाएंगे उनको, प्रोत्साहन दिलाएंगे इंडस्ट्री लगने के लिए। और जो अपने नौजवान हैं हमारे, जो कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर आएंगे, वो भी तो यूनिट लगाएंगे, उनको भी तो प्रोत्साहन मिलेगा। उनको बिना इंटरेस्ट का उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 1000 करोड़ का बजट रखने का काम किया, उनको प्रोत्साहन करने का, जब भी तो आत्मनिर्भर
आयासा विधानसभा स्वावलंबी बनने का कार्य होगा। विधायक जी मैं ये कह रहा हूँ, आज भी तो मेरे पेट में भूख है ना। 1 साल बाद आप काम करेंगे वो चलो बढ़िया है, आपके विज़न अच्छा है, आप करना चाहते हो वो सब बढ़िया है, लेकिन आज भी मेरे पेट में भूख है। वो आज के लिए मैं क्या करूँ? वो जनता तो इतना क्या कर लेगी? वो ऐसा क्या करे कि आज की भूख हटे? नहीं, आज भी जो नौजवान आते हैं, कमाने के तो साधन है नहीं। तो आपने भी बताया वहाँ पे पलायन इसी वजह से हो रहा है, तो उस कमाने के लिए क्या करें? पलायन 2 कारण से था। कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ठीक है, पार्टी बंदियां थी गांव-गांव में, ठीक है, इंफ्रा नहीं था, रोड नहीं थी, लाइट नहीं थी, शिक्षा का अभाव था। ठीक है। आज ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 17 के बाद प्रत्येक ग्राम सभाओं में स्कूल जो अच्छे हो गए, जो कमजोर वर्ग के बच्चे थे जिनके धन का अभाव था आज वो पढ़ सकते हैं। आज रजिस्ट्रेशन जो दर था वो बढ़ने का कार्य हुए। तो कार्य तो निरंतर हो ही रहे हैं आयासा विधानसभा में। अब जादू की छड़ी तो है नहीं आज छुएंगे हम सब ठीक हो जाएगा। अब निरंतर पहले से आज आप देख लीजिए। आप वहाँ के नेता है, मैं आप वहाँ के एक तरीके से गार्जियन है, तो एक गार्जियन से मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ कि जी आज मेरे पेट में भूख लगी तो मैं आज मुझे क्या करना चाहिए? भूख का निपटारा हो तो रहा है। कैसे? हो तो रहा है भाई। जो नौजवान जो बताता है तो उनको अफोर्ड करके नौकरियां दिलाई जा रही हैं और उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। बहुत से नौजवानों को मीटिंग में भी हम कहते हैं कि जो 1000 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लेकर आए 24, 25, 26 में, उनमें बिना इंटरेस्ट का उनको 5 लाख भी मिल रहा है, 50,000 रुपया उनको नहीं देना और फिर उनका अच्छी सोच रहा है कि उनको वापस जमा कर देंगे, फिर 10 लाख भी मिलेगा, इस तरह 50 लाख रुपया। तो आत्मनिर्भर स्वावलंबी के लिए सरकार तो निरंतर प्रयास कर रही है। तो वही बात कर रहा था, जैसे आज अगर मेरे पेट में भूख लगी है तो मैं 1 साल बाद मेरे पास नौकरी आ रही है तो वो तो मेरे ठीक है प्लस पॉइंट है, 1 साल बाद नौकरी मिलेगी। लेकिन आज मैं भूखा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे आसपास कोई प्राइवेट नौकरी तक नहीं है 10-20 हज़ार की अच्छी, जो मैं करके अपने परिवार का गुजारा तो करूँ। मैं 1 साल तक ज़िंदा रहूँगा तभी तो मैं सोचूंगा कि नहीं मुझे सरकार बीजेपी नौकरी देगी तब मैं आगे बढ़ूँगा। आज के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं पढ़ लिख गया हूँ, मैंने 12 पास कर लिया, मैंने ग्रेजुएशन पास कर लिया, लेकिन बाहर जाके ही मुझे कमाना पड़ रहा है। मैं आज कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आयासा में या फतेहपुर में, तो उसके ऊपर आप क्या सोल्यूशन देना चाहोगे? क्योंकि आप MLA हो, आपके यहाँ जनता के आप गार्जियन हो, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे इसके ऊपर? उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए अनूप जी, मेहनत जो करेगा उसको कोई चिंता नहीं करने की आवश्यकता। सरकार की इतनी योजनाएं हैं, चाहे नौजवानों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, हर लोगों के लिए योजना है। प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, उनमें अप्लाई कर दें। ठीक है। इज्जत घर मिल रहे हैं उनको, कौशल विकास की ट्रेनिंग लेकर आए। कारपेंटर में अब कोई सोचे कि हमको घर बैठे हर फैसिलिटी मिल जाए, नहीं, जो कर्म करना पड़े, कर्म बिल्कुल प्रधान है। आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए 14 के बाद से निरंतर प्रयास हो रहा है। उस प्रकार से मैं भी आयासा विधानसभा में प्रयास करने का कार्य कर रही हूँ। अभी जैसे भी कार्य हुए भी 6 महीने पहले जो बहनें थी हमारी आयासा विधानसभा पर, उनको आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए हमने सरकार की योजनाओं को उनको फ़ायदा दिलाया, सिलाई मशीन दिलाने का काम किया। अब सिलाई मशीन मिल गई, अब काम नहीं करेंगी, अब उनको घर बैठे उनको ढक कर रख देंगी, तो कैसे उनको फिर आरोप प्रत्यारोप। तो भाई जिस प्रकार से खाना बनाना है, चावल पकाना है, तो बर्तन में चावल धोकर उसको उबालना तो पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको तो नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयज की बेरोजगारी आयासा विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में, जो मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा 10% भी वो दिमाग लगा देगा तो उसको भूखे रहने की आवश्यकता नहीं होगी। जब परेशान जब होता है आदमी वक्त, जो अपने से ऊपर को देखता है। आज हम यहाँ पर आयासा विधानसभा पे विधायक हैं, हम जब ऊपर वाले को देखेंगे जो हमसे कई ऊपर होगा तो देखेंगे तो हम परेशान, हम स्वाभाविक होंगे। हम किसी उद्योगपति को देख लेंगे, हम धीरू भाई अंबानी को के बारे में हम अपना कंपटीशन विजन करेंगे तो हम परेशान होंगे। हमको कंपटीशन अपने बगल वाले से देखना चाहिए कि उसका बच्चा पढ़ के निकला है और सरकार की योजना भी है, लोन भी दे रही है,
बुला बुला के दे रही, चाहे ठेलिया लाने वाले हो, चाहे बाल कटिंग करने वाले हों, चाहे कारपेंटर हों, चाहे मिट्टी का कार्य करने वाले हों, सबको सरकार सपोर्ट देने का काम कर रही है। अब 17 के पहले आप देख लीजिए, 14 के पहले आप देश में देख लीजिए, यहाँ तक तो हम लोग, हमारी सरकार बहनों की शादी में भी सहयोग करने का काम कर रही है। जो 800 करोड़ रुपए का बजट हमारी सरकार ने सेंक्शन करने का काम किया कि बहनों की शादियों के लिए, तो निरंतर भाई आप काम करेंगे तो आप परेशान नहीं रहेंगे। तो हमसे बताएं, उनको रोजगार के अवसर देंगे। बिल्कुल, भाई मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने वाला कभी परेशान नहीं हो सकता, और जो ना मेहनत करने वाला वो तो परेशान हो ही गई। नहीं तो करना चाहते तो हमको अपने CV दे, हम उसके रोज हम तो कहते हैं, हमारे यहाँ तो खुदे वैकेंसी रहती है वर्क की प्राइवेट में, और अच्छे हैं तो गवर्नमेंट की मिलेगी, या बड़ी कंपनियों में मिलने का कार्य होंगे। अन्य कोई सवाल है आप लोगों के? जी जी बिल्कुल। विधायक जी, जैसे कि पहले हमारी विधानसभा में एक भी नगर पंचायत नहीं थी, क्या पहले के विधायक रहते थे, अगर वो पहले असुथर को या गाजीपुर कहीं भी विधानसभा नगर पंचायत कर देते तो आज उससे ज़्यादा कहीं न कहीं विकास होता, ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? अब वो दूसरे कार्य में लगे रहे होंगे, अब ये कार्य उनको कम ठीक लगता होगा। हम लोग तो, जो जनता हम लोग पसंद कर रही है, कार्य की वजह से तो पसंद कर रही है। बढ़िया बढ़िया। गुड आफ्टरनून सर। तो आप भी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अपने फतेहपुर का RSF स्कूल है, तो उन्होंने प्रोत्साहन लॉन्च किया है। तो उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट कैपेबल नहीं है या पढ़ नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग ईजिली जो है ये टेस्ट दे सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, वो प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एंड कोर्स आई वांट टू आस्क कि जैसे कि हम सब क्रिएटर्स हैं, हम लोग फतेहपुर के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, वी आर प्रमोटिंग फतेहपुर, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए? बिकॉज हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत जो लोग वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनके ऊपर ये पूछ रहे हैं कि क्या टेक है आपका सोशल मीडिया पे? अब उनको, बच्चों को देखिए, बच्चे लोगों का मन डाइवर्ट हो गया है, तो उनको तो समझा के क्लासेस लेकर उनको संवाद कर कर उनको तो बताएंगे, उनको तो लाएंगे, तो हम उनको तो छोड़ा नहीं जा सकता उस हाल पर कि हम बच्चा ये नहीं कर रहा है। तो जिस पे उनका मन लगे, जिस क्षेत्र फील्ड में मन लगे, ये जरूरी नहीं कि शिक्षा में पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो हम उसको बच्चों को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उनका आप देखिए किस पे उनका मन लग रहा है, स्पोर्ट्स के में मन लग रहा है, कि सिंगिंग में लग रहा है, कि डांसिंग में लग रहा है, कि नेता बनने में लग रहा है। भाई फील्ड तो बहुत सी फील्ड है। आपके ही अयासा से एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं अंशु मौर्य, यूट्यूब वाले बाबा उनके ऊपर आपका क्या टेक है? नहीं, अच्छा कार्य करते हैं, हाँ। समाज को जन जागरण करने का कार्य करते हैं। मैंने तो देखा बहुत सारे लोग बाहर से, बिहार से, बाहर दूर दूर से लोग आपके यहाँ अयासा आते हैं। अच्छा कार्य करते हैं ना, बताया तो हमने आपको। प्रोत्साहन के बारे में आपके कोई सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हो? जो बच्चे टैलेंटेड हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको मौका दे रहा है RSF स्कूल आगे बढ़ने का, तो इसके ऊपर आपका क्या सवाल है? ये बहुत ही अच्छी जैसे आपके आसपास भी बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, और वो टैलेंटेड है, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, पर उनको मौका नहीं मिल पा रहा, तो उसके ऊपर आपके कोई सवाल है? हाँ, कि जैसे कि जब मैं पढ़ती थी स्टूडेंट, तो तब ये सब बहुत ही कम चलता था। कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो रहा है, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, तो तब बहुत ही कम था। अब जो है, अब जनरेशन जो बहुत ज़्यादा आगे हो गए हम लोग, तो अब ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे वो कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके समय में अगर ये प्रोत्साहन होता तो आप, है ना, आप भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते? अच्छे स्कूल से मतलब कर सकते हैं। बच्चे अभी बहुत ज़्यादा लगती है कि उनके लिए ये सब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एंड वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। और किसी को प्रोत्साहन के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं? जी बिल्कुल। माननीय विधायक जी नमस्ते। माननीय विधायक जी, मैं देखता हूँ जिस प्रकार आपने ऐसा विधानसभा में विकास कार्य को तेजी से रफ्तार दिया है, चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपके द्वारा विकास कार्य तेजी से किए गए हैं, इसलिए आपने लोगों के मन में एक अलग भरोसा पैदा किया है। लेकिन विधायक जी, मैं देखता हूँ कि आपके साथ अधिकतर युवा ही जुड़ते हैं, तो ऐसा क्या खास बात है कि युवा आपसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं? जो काम अब युवाओं के बीच में करते हैं, उनको लगता है, भरोसा है, विश्वास है कि हमारी सुनेंगे,
तो युवाओं को भी तो ये लगता है कि हमारे सुनने वाला कोई है, तो उनको अच्छा लगता है कि अपना बड़ा भाई समझते हैं, अपनी बात ठीक से रख देते हैं, और जो काम सही है तो मैं नौजवानों के लिए आगे उसको बढ़ाने का कार्य करता हूँ। और निरंतर अयासा विधानसभा पर युवाओं के लिए अभी देखिए, अभी टूर्नामेंट का भी आयोजन हुआ, विधायक टूर्नामेंट के नाम से सम्मेलन पर होने का कार्य हुआ। तो युवाओं को उनके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो अयासा विधानसभा को, चाहे जिले के हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश के, आगे तो युवा ही ले जाएंगे। अब जब युवा संतुष्ट होंगे, उनको विश्वास होगा, तो जब भी तो देश और प्रदेश आगे बढ़ने का निरंतर कार्य होगा, और वो दिखाई भी दे रहा है आप लोगों के माध्यम से। माननीय विधायक जी, मैं गाजीपुर का निवासी हूँ। गाजीपुर अयासा का केंद्र बिंदु है। 3 ब्लॉकों में फैला हुआ आपकी विधानसभा है। 2 कुआं है, 1 आंशिक है। मैं चाहता हूँ कि गाजीपुर में ब्लॉक अगर बन जाता तो ज़्यादा अच्छा था। आपसे मांग करता। तो प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा कि गाजीपुर ब्लॉक बनने का काम हो। वह परसीमन के दृष्टि से जब से 52 के बाद से परसीमन ब्लॉकों के नहीं हुए, ब्लॉक का जो परसीमन है वाकई गलत है। अब जैसे बहुत से जैसे अपना रे जुड़ना चाहिए बहुआ से, और जुड़ा सोथर, जैसे दतौली जुड़ना पास में बहुआ पड़ता है, तो उसमें उस प्रकार से उस समय जो भी परसीमन हुए क्या स्थितियां रही होंगी, अब जब होंगे तो उनको परसीमन कराकर जो पास पे, जैसे आप देख लीजिए हसुआ के ग्राम सभा देख लीजिए मनावा, अब असोथर पास पड़ता है, अब जुड़ा है हसुआ से। इस प्रकार से कई ग्राम सभाओं के, जैसे गौरी तो ठीक है, तो इस प्रकार से आगे चलकर है मास्टर प्लान में। अभी तो स्थितियां ये थी कि अभी तो अयासा विधानसभा में रोडें नहीं ठीक थी, ना कोई बैठने की जगह अच्छी थी, ना एक भी टाउन नगर पंचायत थी, ना जो धरोहर थी अयासा विधानसभा की, वही खस्ता हाल पर थी। आज ये हम कह सकते हैं प्लेटफार्म में कि जितनी जो धरोहरें थी वो आज, चाहे पर्यटन के क्षेत्र पर हो, चाहे डाक बंगले हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे मिनी स्टेडियम हो, आज ये सब अच्छी स्थिति पर है। सौंदर्यीकरण कर काम हुआ। अब इस पे भी जब अगली बार परसीमन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से रखूँगा, नहीं तो फिर ब्लॉक बनाने की बात रखने का काम होगा। पर नगर पंचायत और सोथर बनने से बाद कई ग्राम सभा कम हो गई हैं। हमारे भी हमने प्रस्ताव भी मंगवाया है असोथर के, किया और इसको बड़ा कराने का कार्य करें। अब प्रस्ताव नगर पंचायत से आ जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से रख दूंगा, तो ये भी कि नगर पंचायत बन जाएगी या तो ब्लॉक बन जाएगा, तो और भी विकास की किरण वहाँ पर पहुँचने का काम। बहुत बढ़िया। शैली जी कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर, मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी के था। तो मुझे ये पूछना था कि मानते हैं कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से वुमेन सेफ्टी में बहुत सुधार हुआ है, मतलब बहुत सी वुमेन आज के डेट में सेफ है। देन ऑल्सो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब मान लीजिए किसी भी फीमेल के साथ कुछ भी हुआ, अत्याचार हुआ उसका, या फिर उसका रेप कुछ भी हुआ, पर उसके बाद अगर वो केस करती है, उसके ऊपर मतलब उस ह्यूमन के ऊपर कोई केस करती है, तो अपनी वो पॉलिटिकल पावर यूज करके वो केस को क्यों दबाते हैं? इस पे भी तो आप बताइए। कहीं ना कहीं पावर अपना यूज करके लोगों को दबाने की कोशिश किया जाता है। देखिए, आप खुद देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून में संशोधन करने का कार्य किया, और अब महिलाओं को आप खुद देखिए अलग से विंग बनाने का काम किया। उन्हीं के बीच की आधी आबादी को, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, महिला हेल्प डेस्क लाइन का भी कार्य वहाँ पर निरंतर होने का काम हुआ। वो कब हुए हैं, बट आज भी है कि अगर वुमेन अपनी मतलब उसके नहीं, आप कोई एक स्पेशली बताइए। और फास्ट ट्रैक कोड का भी स्पेशल इनके सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका भी गठन करने का काम किया। इन्फ्लुएंस जब होता है, जब इच्छा शक्ति कमजोर है, महिला बहन हमारी निरंतर एप्लीकेशन देती रहेगी,
तो कोई भी उसको बचा नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश देश में कानून का राज स्थापित है। इसकी मिसाल अन्य प्रदेश लोग भी देने का कार्य करते, चाहे जितना बड़ा पावरफुल हो, कोई भी दबा नहीं सकता 17 के बाद उत्तर प्रदेश पर। जिसकी एप्लीकेशन पड़ जाती है थाने में, हम लोग बैठते हैं तो सीधे अधिकारी हो चाहे नेता हो, सीधे जवाब देने का काम करता है कि हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप गलत थे। मगर आपको इच्छा शक्ति बढ़ाने का कार्य करना इच्छा पड़ेगा। शक्ति अपने स्ट्रांग रखिए कि नहीं, मुझे अपनी बात सामने तक रखनी है। जब आप स्ट्रांगली बिहेव करोगे तो सरकार भी आपकी इच्छा सुनेगी आपकी। ये है, क्योंकि आप ही अगर कमज़ोर पड़ जाओगे और अपनी मगर आप खुद देख लीजिए, पुराने वाले जो थे मुख्यमंत्री जी, वो कहते थे बेटों लोगों से गलती हो जाती है जाने अनजाने में। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, शक्ति से उस पे आप खुद देखिए, तो परिवर्तन तो खुद दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। आज के पॉडकास्ट ने एक बात तो साफ कर दी, बदलाव हवा से नहीं हमारी सोच से आता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ऐसे ही पावरफुल कॉन्वर्जेशंस आपको अनूप कुमार पॉडकास्ट पर मिलते रहेंगे। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इस चैनल पर आने वाले आई ओपनिंग पॉडकास्ट वो मिस ना करें। थैंक यू।